ये बड़े आश्चर्य की बात है। लालू जी जेल में होते हैं तो अस्वस्थ होते हैं, लेकिन जैसे ही जेल से बाहर आते हैं तो कहते हैं मैं एकदम फिट हूं और मुझे मोदी से लड़ना है, मैं मोदी से लड़ने के लिए फिट हूं। कांग्रेस का तो मुद्दा ही था कि कैसे ही एन केन प्रकार ये सारे लोग इकट्ठे हों और अंत होते होते राहुल गांधी जी एलियास पप्पू जी को इस देश का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया जाए। 150 करोड़ इस देश की जनसंख्या इस बात को जानती थी कि ये जो 26 हैं ना, ये 26 के 26 लोग हैं, कोई पार्टियां नहीं है। या 26 लोग छाती पीटेंगे हम इंडिया हैं तो क्या वो इंडिया बन गए? ऐसा नहीं है। इस देश में ढेर सारे आक्रमण आए लेकिन सब चले गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि किसी के पास सोच नहीं थी। जो लोग अपने परिवारों के न हुए वो इस देश के क्या होंगे, मेरे क्या होंगे, आपके क्या होंगे? जो लोग अपना परिवार न संभाल सके वो आज कह रहे हैं कि हम देश संभालेंगे। नमस्कार, मैं हूं किशन बालान। मुंबई में महागठबंधन की बैठक से पूर्व ही विपक्ष में घमासान मचा हुआ है उस प्रधानमंत्री पद को लेकर के, जिसकी दौड़ में अपने आप को हर कोई मान रहा है। अगर बात करें, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का भी नाम सामने आया है, उधर अखिलेश यादव का भी नाम सामने आया है और उधर उद्धव ठाकरे का नाम भी शामिल है इसमें। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर 2024 से पहले महागठबंधन की है इस बैठक में, अहम बैठक में पीएम पद के उम्मीदवार का अगर ऐलान नहीं होता है तो चुनाव आखिर किस मुद्दे पर होगा? मोदी के विरोध में तो होगा, ये तो तय हो गया, लेकिन आखिर उसका दूल्हा कौन होगा? आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। क्या लगता है, मुंबई में अभी बैठक है और इधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री का बेहतर उम्मीदवार हूँ, उधर आपके अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं और उधर आपके उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, आखिर विपक्ष का पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा? ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जब लालू जी जेल में होते हैं तो अस्वस्थ होते हैं, लेकिन जैसे ही जेल से बाहर आते हैं तो कहते हैं मैं एकदम फिट हूं और मुझे मोदी से लड़ना है, मैं मोदी से लड़ने के लिए फिट हूं। तो ये ऐसा इस देश में ही हो सकता है। और आपने तो सिर्फ 3 कैंडिडेट्स की बात की है, अरविंद केजरीवाल साहब या अखिलेश यादव एलियास टीपू सुल्तान या उद्धव जी। लेकिन आप देखो ना, पहले से ही नीतीश कुमार का तो बाकायदा अभियान था कि वो देश के प्राइम मिनिस्टर बनना है, मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। और कांग्रेस इस मुद्दे में कभी पीछे थी ही नहीं। कांग्रेस का तो मुद्दा ही था कि कैसे ही एन केन प्रकार ये सारे लोग इकट्ठे हों और अंत होते होते राहुल गांधी जी एलियास पप्पू जी को इस देश का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया जाए। तो इसमें नया क्या है? ये तो सबको पता था, ये तो सर्वविदित था। 150 करोड़ इस देश की जनसंख्या इस बात को जानती थी कि ये जो 26 हैं ना, ये 26 के 26 लोग हैं, कोई पार्टियां नहीं है, ये परिवार हैं, ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो क्या 26 लोग इंडिया हैं इस 150 करोड़ की आबादी में? क्या 26 को ही आप इंडिया कहोगे? या 26 लोग छाती पीटेंगे हम इंडिया हैं तो क्या वो इंडिया बन गए? ऐसा नहीं है। इस देश में ढेर सारे आक्रमण आए, मोहम्मद गौरी आया, मोहम्मद गजनी आया, अब्दुल साहब अब्दाली आए, लेकिन सब चले गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि किसी के पास सोच नहीं थी। व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति का विचार ही उसके व्यक्तित्व का आईना है। अर्थात व्यक्ति की सोच, व्यक्ति की भावनाएं, उसके संस्कार उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इनमें से किसी के एक व्यक्तित्व को देखिए ना, किसी का भी व्यक्तित्व उठा लीजिए। जो लोग अपने परिवारों के न हुए वो इस देश के क्या होंगे, मेरे क्या होंगे, आपके क्या होंगे? जो लोग अपना परिवार न संभाल सके वो आज कह रहे हैं कि हम देश संभालेंगे। बड़े ही आश्चर्य की बात है, आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि सोच तो किसी के पास है नहीं, व्यक्तित्व तो किसी का है नहीं, तो व्यक्ति बनेंगे कैसे, उभरेंगे कैसे? कोई कहता है हम समाजवाद करेंगे, कोई कहता है हम समता लाएंगे, कोई कहता है हम धर्मनिरपेक्षता लाएंगे। तो समाजवाद का मतलब उनके लिए जातिवाद है, समता का मतलब उनके लिए ऊंच नीच है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब उनके लिए सिर्फ एक पर्टिकुलर समुदाय वोट बैंक है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसे लोग इस देश को जोड़ पाएंगे? क्या इस देश को चला पाएंगे? क्या वो मेरे और आपके हो पाएंगे? नहीं।
लेकिन लालू प्रसाद यादव जैसे जो व्यक्ति चारा घोटाले में जेल जाता है, जेल से बेल पर आता है, और वो व्यक्ति कहता है मोदी को हटाने निकला हूं, मोदी हटाओ देश बचाओ। जेल के अंदर अस्वस्थ, जेल के बाहर मैं फिट हूं, मोदी से लड़ूंगा, ये कैसे संभव है? ये वही बात है कि जब कोई व्यक्ति नया नया इस्लाम कबूल करता है, मुसलमान बनता है, तो 5 बार नमाज पढ़ता है। जानते हो क्यों? वो ये प्रूव करने की कोशिश करता है, वो ये सिद्ध करने की कोशिश करता है कि मुझसे बड़ा इस देश का खैरख्वाह कोई नहीं है। ये 26 के 26 भी वही हैं जो छाती पीट कर इंडिया तो कह रहे हैं, और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ही इंडियन है, बाकी सारे नहीं। 150 करोड़ तो वैसे ही हैं हवा में। इंडिया की रक्षा कौन करेगा? यही 26 लोग करेंगे, या वो 140 करोड़ की जनता जिसको मोदी पर आस है और उसी पर विश्वास है? आप इसको बिल्कुल ऐसे देखिए पत्रकार महोदय, लालू जी की आज उम्र क्या है? लालू जी 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। बिहार में क्या किया उन्होंने? जब गए तो लौट कर नहीं आए। शरद पवार जी की उम्र क्या है? 80 के पार हैं। 80 साल से सरकार में ही है ना, मुख्यमंत्री भी रहे, मंत्री भी रहे, केंद्र सरकार में बहुत कुछ रहे। अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे, जब गए तो वापस नहीं आए। उद्धव जी मुख्यमंत्री रहे, जब गए तो वापस नहीं आए। तो इनकी सोच ही नहीं है, इनका कोई व्यक्तित्व ही नहीं है, तो इनके व्यक्तित्व का निर्माण होगा कैसे? वो संभव ही नहीं। जो मैंने एक बड़ी छोटी सी बात कही कि जो अपना परिवार न चला सके वो इस देश को क्या चलाएंगे? क्या आपको उन पर भरोसा है? आप देखिए, उद्धव जी, राज ठाकरे उनसे बाहर हैं, शरद पवार जी, अजीत पवार उनसे बाहर हैं, अखिलेश यादव एलियास टीपू सुल्तान यूपी से बाहर, वो यूपी से बाहर हैं, शिवपाल यादव उनके साथ नहीं। ठीक है ना? और नीतीश बाबू का हाल ही क्या है? नीतीश बाबू का आप हाल ले लीजिए। राहुल गांधी, वरुण गांधी उनसे बाहर हैं। जो परिवार न चला सके, जो परिवार न समेट कर रख सके, वो देश को क्या जोड़ेंगे सिवाय तोड़ने के? वो और कोई काम कर ही नहीं सकते। जैसे ही महागठबंधन का संयोजक बनाने की बात आती है, नाम आता है नीतीश बाबू को संयोजक बनाया जाए, लेकिन इनकार कर दिया साहब। अरे बनना तो प्रधानमंत्री है, संयोजक बने कौन? ये तो ग्रीड है, लालच है। लालच तो प्रधानमंत्री बनने का है, तो संयोजक कैसे बनेंगे? संयोजक नहीं बन सकते वो, उन्हें तो प्रधानमंत्री बनना है। लेकिन प्रधानमंत्री कितने बनेंगे, सवाल इस बात का है। आपको लगता है कि कल को अगर सत्ता हाथ में आ भी जाती है तो 2-2 महीने के या 2-2 दिन के प्रधानमंत्री बनेंगे? अब 2-2 दिन के और 2-2 दिन सत्ता हाथ में, पहली बात तो यह है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में सत्ता उनके हाथ में आएगी ही नहीं। जब पब्लिक न्याय करेगी, जब जनतंत्र में जस्टिस होगा, तो आप देखोगे कि 70 साल में क्या हुआ। 1 एम्स, इन 10 सालों में 10 एम्स, पिछले 70 सालों में गांव में 4000 किलोमीटर सड़क, इन 10 सालों में गांव में 7.5 लाख किलोमीटर सड़क। जब पहले 70 सालों को आप देखोगे, 2014 से पहले का भारत देखोगे, तो भारत पिछलग्गू राष्ट्र के तौर पर जाना जाता था, और आज भारत 2014 के बाद भारत अग्रणी देश के तौर पर जाना जाता है। विश्व की 5 महाशक्तियों में शामिल है, जिसकी आज इकोनॉमी $5 ट्रिलियन है। कैन यू इमेजिन दिस? पहले हम हथियार खरीदते थे, कभी हम रसिया के पीछे जाते थे, कभी हम अमेरिका के पीछे जाते थे, यही हमारा काम था ना। आज हम सबसे हल्का फाइटर जेट तेजस बनाते हैं और विदेशों में इसको भेजते हैं, सेल होता है हमारा ये। आज हम विश्व का 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की कतार में सबसे आगे हैं, और आज हमने चंद्रयान 3 चंद्रमा की साउथ पोल पर उतार कर ये प्रूव कर दिया है कि स्पेस में भारत से आगे कोई नहीं। जिस नासा के हम गुणगान करते थे, आज नासा नंबर 2 पर है और इसरो नंबर 1 पर है। तो ये मोदी जी के इन 10 साल के कार्यकाल का ही कमाल है। जब जनतंत्र में जनता इन कामों को देखेगी, इस सोच को देखेगी, इस विचार को देखेगी, इस व्यक्तित्व को देखेगी, तो वो पाएंगे कि मोदी जी के आगे कोई नहीं है। लेकिन हमने देखा कि चंद्रयान 3 जैसे ही लैंड होता है वहाँ पर, जैसे ही सॉफ्ट लैंडिंग करता है, ऐसे ही हम खुशी से झूमने का मौका भी हमें नहीं मिलता और मिशन सूर्ययान पर लग जाते हैं। ये निरंतर सतत चलते रहने की प्रक्रिया है, रिसर्च की प्रक्रिया है। डीआरडीओ, इसरो अपने काम पर लगे हुए हैं। वो ये जानते हैं कि जब हम स्पेस में अपना साम्राज्य स्थापित कर देंगे तो ऊपर से दुनिया बड़ी छोटी सी नजर आएगी।
और ये एक ही व्यक्तित्व का कमाल है। ये इसरो पहले भी था, ये DRDO पहले भी था, होता कुछ नहीं था, सारे के सारे वाइट एलिफेंट थे, लेकिन ये आज वाइट एलिफेंट दौड़ मार रहे हैं, इतनी तेज दौड़ मार रहे हैं कि 10 साल के अंदर नासा को अपने से पीछे फेंक दिया इन्होंने। यही बदौलत है, यही इसी सफलता का परिणाम है कि विपक्ष इसे पचा नहीं पा रहा है या मोदी को नहीं पचा पा रहा है। विपक्ष तो मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे, विपक्ष तो मोदी का विरोध करते करते हिंदू धर्म का विरोध करने लगे, विपक्ष तो हिंदू राष्ट्र का विरोध करने लगे, ये तो मोदी का विरोध करते करते राष्ट्र विरोधी हो गए। तो ये सफलता किसी की नहीं पचती है, लेकिन कोई भी व्यक्तित्व तो एक दिन में नहीं बन जाता है। घर में बैठकर, अपने कोकस में बैठकर कोई व्यक्तित्व तो नहीं बन जाता है। आप किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? चलिए मैं आपको बात करता हूँ, राहुल गांधी जी को बना दीजिए प्रधानमंत्री। राहुल गांधी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मैगडी के कॉम्बो से ज्यादा नहीं है? इनके दादा फिरोज खान, दादी हिंदू, हिंदू मुसलमान की संतान राजीव गांधी, और राहुल गांधी की माताजी क्रिश्चियन। तो आप ये सोचिए, राहुल गांधी तो अपने आप में ही एक मैगडी का कॉम्बो जैसे हैं। ये तो इस्लामियत और ईसाइयत का एक कॉम्बो है। तो इन्हें तो खुद अपनी ओरिजिन का आता पता नहीं है, तो ये देश के क्या होंगे? जिसे अपना पता न हो वो देश का पता कैसे करेगा? उसके लिए देश तो एक मिस्ट्री है। मोदी को हराने के लिए विपक्ष को क्या करना होगा? काम करना होगा, धरती पर काम करना होगा, पैरों तले की जमीन खड़ी करनी होगी, सिर्फ बातें नहीं। भिन्न भिन्न विचारधाराओं के 26 लोग क्या एक साथ बैठ पाएंगे? नहीं। भिन्न भिन्न विचारधाराओं से जमीन किसी सबके पैरों के नीचे नहीं आ सकती। अपने पैरों तले की जमीन खड़ी करने के लिए जमीन पर काम करना होगा, आसमान में नहीं, हवा में नहीं, सत्ता पाने के लिए नहीं। आपको पता है, ये भारतीयता है। भारत देश में लोग फल पाने के लिए कर्म नहीं करते, वो कर्म करते हैं अपने भविष्य को सुधारने के लिए, वो फल की इच्छा नहीं करते। और ये 26 के 26 ना, जो कर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पहले ने फल दिखाई दे रहा है। तो कृष्ण ने गीता में कह दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? पहले फल चाहिए फिर कर्म करेंगे। ऐसे किसी को नहीं मिलता। एक आखिरी सवाल, अपना वजूद बचाने के लिए इंडिया नाम रखा जाता है, I.N.A. इंडिया पूरा डॉट करके लगाया जाता है, लेकिन अब जो लोगो जारी होने वाला है, लगता है कि कल को तिरंगे का भी इस्तेमाल इंडिया को, यानी कि गठबंधन, महागठबंधन को बचाने के लिए यह कर सकता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक छोटी सी बात कही थी, जब कोई नया नया धर्म परिवर्तन करता है, जब कोई नया नया मुसलमान बढ़ता है, तो 5 बार नमाज पढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो ये सिद्ध करने की कोशिश करता है कि उससे बड़ा खैरखां इस धर्म का कोई नहीं है, वो इस धर्म का सबसे बड़ा वो है। लेकिन अंत में उसे नाम क्या दिया जाता है? काफिर। काफिर का मतलब समझते हैं आप? जो दोगला इंसान, जो अपने परिवार का न हुआ, अपने धर्म का न हुआ, वो हमारा परिवार या हमारे धर्म का कैसे हो सकता है? तो ये जो 26 है ना, ये उसी श्रेणी के सदस्य हैं जिन्होंने नई नई इंडिया रख दी। अरे इंडिया आज रखा गया था नाम, ये भारत देश सदियों से था, सदियों से है और रहेगा भी। ये किसी के इंडिया रख देने से न बदल सकता है, न झुक सकता है, न उतर सकता है। तो वही है, ये सनातन काल से भारत है। महाभारत में भी इसका जिक्र आपने सुना होगा। शांतनु कहते हैं कि हमारे पूर्वज भरत के नाम पर भारत, मतलब सनातन आदिकाल से भारत है। तो आज 26 लोग इंडिया कह के क्या इसको इंडिया रख देंगे? क्या कहेंगे कि आज ही भारत बना, जिसकी उत्पत्ति सतयुग से है? लगता है कि आपको इंडिया को बचाने के लिए केवल 26 पार्टियों का महागठबंधन का नाम इंडिया रख लेने से नहीं, बल्कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद के नारे और उस पर काम करने से इंडिया बचेगा। शायद इंडिया नाम रख देने से जो लोग, मैंने यही बात तो यही तो वो बात है, जो लोग अपने परिवार न बचा सके वो इंडिया बचाएंगे, वो भारत बनाएंगे। कैसे? नाम रख देने से, नाम नैनसुख आंख के अंधे, तो देखेंगे कैसे, सोचेंगे कैसे? जब ये 2 काम नहीं करेंगे तो कुछ करेंगे भी कैसे? क्योंकि करना तो आता ही नहीं।
आता तो चारा घोटाले में चारा खाना है, आता तो कार सेवकों पे गोली चलवाना है, ठीक है ना, आता तो कृषि घोटाले में शरद पवार जी दुनिया भर का खा के बैठे हैं। ये परिणीति आप देखिए, ये इनके कर्मों की परिणीति है। शरद पवार ने कांग्रेस तोड़ी, अजीत पवार ने शरद की पार्टी तोड़ दी, मुलायम सिंह ने जनता दल तोड़ा, चाचा अखिलेश को छोड़ के चला गया शिवपाल। तो जब जब आपके कर्म बदलते हैं और आपके कर्म जब उस हद तक गिर जाते हैं कि आपके परिवार के लोग ही आपका साथ देने से कतरा जाएं, तो ये देश कैसे साथ देगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।